जी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक बात कर रहे हैं कि रिसर्च की, और रिसर्च आप लोग कई दिनों से क्लासेस भी ले रहे हैं रिसर्च की, जिसमें अलग-अलग यूनिट्स हैं। और रिसर्च का जो मेन पर्पस है, वो हम लोगों को फाइंडिंग की तरफ ले जाता है, और हम उसी के लिए सारा प्रयास करते हैं। चाहे वो शुरुआती हम उसका रिव्यू करें, चाहे हम अपनी प्रॉब्लम की एरिया सर्च करें, चाहे हम लोग ये सर्च करना चाहें कि हम लोग किस तरीके से और हम लोगों का क्या सिग्निफिकेंस रहेगा एजुकेशन के पर्सपेक्टिव, सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन सारी चीज़ें ले जाती हैं हम लोगों की फाइंडिंग की तरफ ही, क्योंकि हम लोगों का अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव होता है वो वही होता है कि हम लोग एक अच्छी फाइंडिंग्स लेकर आएँ, जो फाइंडिंग्स ऐसी हों जो सोसाइटी के लिए यूज़फुल हों। ठीक, लेकिन वो फाइंडिंग्स मिलेंगी कहाँ से, कैसे मिलेंगी, उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा मेन पार्ट है, और जो बहुत छोटा पार्ट है जिसको हम लोग शायद हम लोग किसी-किसी बुक्स में मतलब मोस्टली बुक्स में आप लोग देखेंगे, तो उसका कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है डेटा से रिलेटेड कि डेटा क्या होता है, डेटा क्यों ज़रूरी है, डेटा की क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ों की हम लोग आज बात करेंगे। और अ, अगर आपने शायद पढ़ रखा हो रिसर्च की बुक्स में कि जो डेटा है वो रिसर्च का, पूरी रिसर्च प्रोसेस का हार्ट मतलब हृदय माना जाता है। ठीक है, वो उसकी लाइफलाइन है। अगर डेटा पार्ट हटा दिया जाए किसी भी रिसर्च से, तो शायद वो रिसर्च ही नहीं रहेगी, और उसको कोई कंडक्ट नहीं कर सकता, चाहे आपकी कितनी भी अच्छी सैम्पलिंग हो, कितनी भी अच्छी आपकी आपने कोई अच्छी बहुत प्रॉब्लम ढूंढ के लाए हों, और आप सारा प्रयास कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से ले जाने का, लेकिन अगर आपके पास में अच्छा डेटा नहीं मिल पाया, तो आप लोगों के लिए पूरी रिसर्च बेकार हो जाती है। ठीक, तो वहीं पे हम लोग बात करेंगे, और उसका बहुत बेसिक टॉपिक है, लेकिन वो हम लोगों के मन में कभी भी कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं हो पाता। तो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात करते हैं। तो मैं अपनी स्लाइड्स को जो हैं वो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। यस, आप लोगों को विजिबल है? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. जी सर। ओके, जी थैंक सर। यू, Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों का एक्चुअली टॉपिक तो यही होना चाहिए, रिसर्च टूल एंड डेटा कलेक्शन। लेकिन रिसर्च टूल की हम बात बाद में करेंगे, पहले समझते हैं डेटा कलेक्शन क्या है, और उससे पहले समझेंगे डेटा क्या है। तो हाँ जी, व्हाट इज डेटा? डेटा क्या है? डेटा की क्या क्या फॉर्म होती हैं, क्या क्या फॉर्मेट्स होते हैं? डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन जिस फॉर्म में मिलती है वो हम लोगों की डेटा के फॉर्म में मिलती है, चाहे उसको हम लोग डेटा ही बोलते हैं। जिस भी फॉर्म में मिले हम लोगों को, उसको हम कहेंगे डेटा है ये हमारे पास। हम लोगों का डेटा हो, चाहे वो इलेक्शन का डेटा हो, चाहे हम लोगों का इवेल्यूशन का डेटा हो, हम लोगों का एग्जामिनेशन से रिलेटेड डेटा हो, हम लोगों का फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड डेटा हो, हम सारा डेटा जो होता है वो किस किस फॉर्म में होता है, वो हम लोगों की पिक्चर की फॉर्म में हो सकता है, हम लोगों की वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, कोई रिटर्न कोई पेपर वर्क उसके फॉर्म में हो सकता है, प्रिंट के फॉर्म में हो सकता है, न्यूमेरिकल डिजिट्स के फॉर्म में हो सकता है ना, किसी की कही हुई बात ऑडियो के रूप में हो सकता है वो, हाँ विदाउट ऑडियो वीडियो के रूप में हो सकता है। कैसे भी जो भी हमें मटेरियल मिल रहा है और वो हम लोगों के लिए किसी ना किसी तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, दैट मीन्स वो डेटा है। ठीक, ये तो चीज क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली हम लोग कभी भी किसी से पूछते हैं रिसर्चर से कि डेटा क्या है, तो वो वहीं पे उसका दिमाग वहीं जाता है, क्वेश्चन से फिल कराया, और जो उसका मटेरियल जो हमें सामग्री मिली वो डेटा है। नहीं, वो डेटा नहीं है। डेटा जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड चीजें, वो सब चीजें डेटा है। आज मैं आपको दे रहा हूँ वो भी डेटा दे रहा हूँ, आप कुछ मुझे बताएंगे वो भी डेटा के फॉर्म में है। डेटा के टाइप्स अलग अलग हैं।
आप डेली कितना डेटा का यूज करते हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटी आते हैं, यूनिवर्सिटी से फिर अपने कॉलेज जाते हैं या अपने घर को जाते हैं, आप कितनी सारी चीजें देखते हैं, वो सारा डेटा आप कलेक्ट करते हैं। बस फर्क इतना होता है कि रिसर्च में हम लोग उसको एक फॉर्मल रूप दे देते हैं, उसकी रिपोर्ट राइटिंग कर देते हैं उस डेटा की, और उस रिपोर्ट राइटिंग के कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, तो उस तरीके से हम लोग उस रिपोर्ट राइटिंग को लिखते हैं। बस इतना फर्क रहता है, अदरवाइज हम लोग डेली डेटा कलेक्ट करते हैं, डेली डेटा का यूज करते हैं, डेली डेटा प्रोवाइड करते हैं दूसरे कैंडिडेट को। तो डेटा हमारा हमेशा चलता रहता है, वो चाहे डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे प्रिंट फॉर्म में हो, कैसे भी फॉर्म में हो। ठीक है, तो डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, या डेटा मीन्स सिंपली इंफॉर्मेशन। ठीक, ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए हम लोगों की कि डेटा क्या है। अच्छा, अब आप लोगों के, क्योंकि इम्पोर्टेंस बहुत सारी है डेटा की, क्या क्या है वो आप लोग शायद अभी भी अब जान गए होंगे, और पहले से भी जानते होंगे कि डेटा की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में, प्री पीएचडी जो आपका सिलेबस है, उस रिसर्च के सिलेबस में आपका ये इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा करके एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है, तो इसलिए हमें इस पे भी बात करनी जरूरी है। इम्प्रूव पीपल्स लाइफ। अच्छा, ये बहुत जरूरी है कि जैसे हम लोगों का जो जीवन है, जीवन शैली है, वो किस तरीके से हम लोगों की इम्प्रूव करती है डेटा। आप खुद जानिए कि हम लोगों को अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि ये चीज खाने से या पर्टिकुलर ये प्रोटीन लेने से हम लोगों के शरीर को ये फायदा होगा, या इस तरीके की अगर हम लोगों को बीमारी होती है तो हम उसका क्या इलाज करेंगे। आज कोविड है, कोविड में हम लोगों ने ये वैक्सीन लगवाई, ये कैसे लगवाई, क्यों लगवाई, सारी चीजें हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिली है। इसीलिए तो हम चीजें अपनी जीवन शैली को और अच्छा बना रहे हैं, कि हम लोग सोच रहे हैं कि और अच्छा बेहतर हो जाए। हम लोगों को अगर आज इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती कि आज इस टाइप की वैकेंसी आती है और इस टाइप में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको सोचिए कि कभी क्या कोई अप्लाई कर पाता किसी वैकेंसी या जॉब के लिए, अगर वो कभी इंफॉर्मेशन किसी को मिलती ही नहीं, कि सिर्फ उसी डिपार्टमेंट तक सीमित रह जाती। लेकिन वो इंफॉर्मेशन मिलती है, चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से मिले, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में मिले, हम लोगों को वेबसाइट के थ्रू मिले, हम लोगों को मिल जाती है। आज हम लोगों की क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस भी हम लोगों को एक तरीके की इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करता है। जो क्लासेस में हम लोगों की प्रोसेस चलती है वो सारी इंफॉर्मेशन के लिए ही चलती है। हम लोग आज बात कर रहे हैं वो भी इंफॉर्मेशन के लिए बात कर रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने कभी भी एमएड का कोर्स किया, हम लोगों ने बीएड का कोर्स किया, वो भी इंफॉर्मेशन के लिए किया। तो ये सारी चीजें क्या है, हम लोगों की जीवन शैली को और अच्छा बना रही हैं। लेकिन ये इंफॉर्मेशन है क्या, ये इंफॉर्मेशन सारी की सारी डेटा के फॉर्म में है, वो उसके फॉर्मेट्स अलग अलग हो सकते हैं। तो हम लोगों की जो डेटा है वो यहाँ पे भी देखिए यूजफुल है, कि हम लोगों की पूरी जीवन शैली को हमारी इम्प्रूव कर रही है। मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। अब डिसीजंस कैसे ले सकते हैं, अगर हम लोगों के पास में किसी प्रकार की कोई जानकारी ही नहीं है तो हम कोई भी डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते हैं। आप आज देखते हैं कोई बड़ा अफसर है या कोई नेता है या कोई भी राजनेता है, या हमारा यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किस तरीके के डिसीजन लेता है, वो डिसीजन जब लेता है जब उसके पास में कोई इन्फॉर्मेशन आती है, और इन्फॉर्मेशन किस फॉर्मेट में आती है, डेटा के फॉर्मेट में आती है। तो डेटा यहाँ पे भी यूजफुल है, कि हम लोगों को एक डिसीजन लेने की एक क्षमता प्रदान करता है। जैसे कि आप लोग भी अगर अभी डिसीजन लेना चाहें कि, या आपने इससे पहले पीएचडी करने का डिसीजन लिया, वो क्यों लिया, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली कि इस तरीके की, जो लोग इस समय कहीं पे वर्किंग है तो उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली कि इसको करने से हम लोगों को प्रमोशन होंगे या हम लोगों के फायदे होंगे। जो लोग अभी फ्रेशर हैं उन लोगों को भी मिला कि इसको करने से ये लाभ हो सकता है, ये सारी इंफॉर्मेशन मिली। फिर पीएचडी का इंटेंस कब हुआ, कैसे हुआ, उसमें क्या क्या प्रोसेस है, ये सारी चीजें आप लोगों को इंफॉर्मेशन के रूप में मिली, और वो इंफॉर्मेशन क्या थी, एक्चुअली वो डेटा थी। तो वो डेटा वहां पे भी यूजफुल है हम लोगों के लिए। अच्छा, स्टॉप स्मॉल हिल्स फ्रॉम टर्निंग इनटू माउंटेन्स, इसका मतलब है कि कई बार ऐसा होता है, हम लोग अधूरी जानकारी के या जानकारी के अभाव में बहुत बड़े बड़े पहाड़ क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि जो कि बहुत जल्दी ढह भी जाते हैं, ऐसे पहाड़ जिसमें क्या होता है
कि हम लोगों के पास में एक प्रॉपर डेटा नहीं मिलता, प्रॉपर जानकारी नहीं मिलती। तो ऐसा भी होता है और आजकल ऐसा बहुत हो रहा है, चाहे हम लोग पॉलिटिक्स की बात कर लें, चाहे किसी दूसरे सेक्टर की बात कर लें, जहाँ पे हम लोगों को पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पा रही, वहाँ पे हम चीजें जो कहा जाता है कि मन में ही लड्डू फूटना, वो वाली कहानी हम लोग करते हैं कि हम लोग ये चीज कर लेंगे, वो चीज कर लेंगे, सिर्फ हम लोगों को क्योंकि उसकी आधारभूत जानकारी नहीं है, और वो आधारभूत जानकारी ना होने के अभाव में हम वो पहाड़ और वो लड्डू बनाते रहते हैं, और उसके बाद में क्या होता है, वो ढह जाता है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलते उसके अच्छे। गेट द रिजल्ट यू वांट। अगर कुछ चीज आप चाहते हैं, चाहे वो लाइफ में हो, करियर से रिलेटेड हो, या किसी और भी चीज से रिलेटेड हो, आप लोग कोई भी चाहते हैं कोई बात और उसको पूरा करना चाहते हैं, तो आप लोगों को एक सही इंफॉर्मेशन की तलाश होती है कि हमें सही जानकारी मिले। वो सही जानकारी किस फॉर्म में मिलती है? वो डेटा के फॉर्म में मिलती है। फाइंड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। कोई भी आपको समस्या होती है, किसी से भी, किसी भी एरिया से रिलेटेड, आप उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो कैसे मिलेगा? वो इंफॉर्मेशन के थ्रू मिलेगा। और इंफॉर्मेशन किस फॉर्मेट में होती है? डेटा के फॉर्मेट में होती है। तो आप देखिए, धीरे धीरे आप भी देख पा रहे हैं, और शायद हम लोग सभी चीजों इस चीज से परिचित हैं, लेकिन कभी हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि डेटा सिर्फ रिसर्च से रिलेटेड है, या डेटा डेली लाइफ में हम लोग डेली यूज कर रहे हैं, कितना डेटा यूज करते हैं। फाइंड स्टॉप दी गेसिंग गेम। हम कोई भी चीजों को शुरू कर रहे हैं, कोई चीज को नई शुरुआत दे रहे हैं, तो वो उसमें कई बार हम लोग गैस करना शुरू कर देते हैं, अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं, इसका ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सिर्फ जानकारी के अभाव में। अगर हम लोगों को जानकारी मिल जाती है, पर्याप्त डेटा मिल जाता है, तो हम लोग उसको एक सही रूप दे सकते हैं, एक सही दिशा में सोच सकते हैं। जो हम लोग गैस करते रहते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, वो हम लोगों का बंद हो जाएगा, और हम लोग सही निर्णय ले सकेंगे, सही दिशा में सोच सकेंगे, सही से हम लोग काम कर सकेंगे वो वाला जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं। हाँ, एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए भी बहुत जरूरी है कि अगर हम लोग कोई अप्रोच है, कोई किसी अप्रोच के लिए काम कर रहे हैं, किसी कोई भी एक एरिया का कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें हम लोगों को एक अच्छी नीति बनानी है, एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी है। तो स्ट्रेटेजी बनाने के लिए भी हम लोगों के पास में पर्याप्त इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यहाँ तक कि हम लोग कई कई बार कोई युद्ध होता है, कोई ऐसी कोई हम लोग ओलंपिक खेलने जाते हैं, हम लोग कहीं वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं, तो भी हम लोगों के पास में अगर इंफॉर्मेशन नहीं है उस दूसरी टीम की जो हमारे अगेंस्ट खेलेगी, तो हम लोगों को, हम कैसे जीत सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग कभी स्ट्रेटेजी बना ही नहीं सकते। तो इसलिए वहां पे हम लोगों को इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी, और वो इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? डेटा के फॉर्म में मिलेगी हम लोगों को। नो व्हाट यू आर डूइंग वेल। यहाँ पे भी वही चीजें हैं कि हम लोग क्या अच्छा कर रहे हैं, ये कैसे जान पाएंगे? हम लोगों की टीचिंग कितनी इफेक्टिव है, ये कैसे जान पाएंगे? हम लोग क्लासरूम में कैसे कैसे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ये कैसे जान पाएंगे? सारी चीजें हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है। आज हम लोगों को अगर रिजल्ट्स, या कि कहना चाहिए जो हम लोगों के ऐसे और एफए होते हैं, हम लोग सीबीएसई एग्जाम बोर्ड में कराते हैं, और यूपी बोर्ड में भी अब होने लगे हैं। पूरा सीसी पैटर्न हो गया है। तो उस सीसी पैटर्न में क्या है, समय समय पे इवेल्यूशन और असेसमेंट होते रहते हैं, और वो जानकारी स्टूडेंट को मिलती है, गार्जियन को भी मिलती है, और टीचर को भी मिलती है कि हम कहाँ पर प्रोग्रेस कर रहे हैं, किस एरिया में हम लोग अभी पीछे हैं। तो वो इंफॉर्मेशन अगर हमें नहीं मिलेगी, तो शायद हम यही सोचते रहेंगे कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या बहुत खराब कर रहे हैं। हो सकता है किसी के मन में यही चलता रहे, मैं बहुत खराब कर रहा हूँ, जबकि वो अच्छा कर रहा हूँ। तो ये सारी भी जानकारी हम लोगों को कब मिलेगी? जब हम लोगों को सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। और वो इंफॉर्मेशन किसके फॉर्म में मिलेगी? डेटा के फॉर्म में मिलेगी। तो ये बहुत जरूरी है कि डेटा हम लोगों को सही मिले, तभी हम लोगों को वो इंफॉर्मेशन सही प्रोवाइड कर पाएगा। कीप ट्रैक ऑफ इट ऑल। मतलब हम लोगों के जो भी रास्ते हैं, और जो भी हम लोगों के जिस ट्रैक पे हम लोग चल रहे हैं, वो भी हम लोगों के इन सही इंफॉर्मेशन के थ्रू ही बनते हैं। उसका जो हम लोगों का एक माइंड जो हम लोगों का सेट होता है, वो सही इंफॉर्मेशन की वजह से ही सेट होता है। और कई बार हम लोग मिस गाइड भी हो जाते हैं, इधर उधर भटक भी जाते हैं, वो भी गलत डेटा की वजह से या गलत इंफॉर्मेशन की वजह से हो जाता है। एक्सेस दी रिसोर्सेज अराउंड यू।
हमारे आसपास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या क्या संसाधन हैं, उनका कैसे यूज करेंगे, ये सारी जानकारी भी हमें ये डेटा के थ्रू ही मिलती है। अगर वो डेटा हम लोगों को ना मिले तो हम लोग, हो सकता है हमारे पास में ही कुछ ऐसी चीजें हो जिससे हमारी कोई प्रॉब्लम दूर हो सकती हो, या हम लोग बहुत बेहतर कर सकते हो, लेकिन वो हम लोगों के पास में इंफॉर्मेशन नहीं है, इस वजह से हम लोग उस संसाधन को, उस रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पा रहे। तो ये भी सारी चीजें क्या है, डेटा बेस्ड है। तो इसलिए डेटा जो है वो हम लोगों के हर जगह घूम रहा है, हमारे चारों तरफ है, हम डेली यूज कर रहे हैं, बस उसके फॉर्मेट्स अलग हैं। क्योंकि हम लोग सिर्फ दो ही टाइप का डेटा जानते हैं, एक तो मोबाइल का, जो मोबाइल का जीबी का पर डे का मिलता है वो डेटा, और दूसरा रिसर्च का डेटा। इसके अलावा हम लोग ये जानते ही नहीं है कि इसके अलावा भी डेटा हो सकता है। 1 मिनट। जी। ठीक। एक्चुअली ये हुआ कि शायद कोई एडमिट होने के लिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन दिखा नहीं। चलिए, इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा हम लोगों की बातचीत हो गई इस पे, और ये कुछ ही पॉइंट्स हैं। शायद आप लोग सर्च करेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे आप लोगों को नेट पे भी, और सोचने बैठेंगे तो भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। डेटा के क्या क्या यूज हो सकते हैं, क्या क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, ये हम लोगों को अगर क्लियरली खुले माइंड से सोचेंगे तो बहुत सारी चीजें हम लोगों को मिल जाएंगी। चलिए अगली बात करते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा। ये इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ डेटा। अब हम जा रहे हैं अपनी रिसर्च की तरफ। डेटा के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, आंकड़ों के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा, यहाँ पे दो टाइप के डेटा होते हैं। क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा है जहाँ पे हम लोगों को कोई भी मटेरियल जो फॉर्म में मिलता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में ना मिलकर दूसरे फॉर्म में मिले। सिंपली अभी बात कर रहा हूँ मैं इस समय, कि हम हमें वो अंकों के रूप में ना मिले, ऐसा डेटा क्वालिटेटिव डेटा कहा जाता है, जो हम लोग सिंपली अभी तक समझते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा वो डेटा है जो हम लोग किसी क्वांटिटी के रूप में मिले, जिसको हम गिन काउंट कर सकते हो, या नंबर के फॉर्म में हो, ऐसा डेटा क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक, यही चीजें हम लोगों ने आज तक देखी हैं। अब देखिए, हम लोगों ने मेजरमेंट के स्केल्स पढ़े हैं, सभी लोगों ने, आप लोगों ने भी पढ़े होंगे। तो उसमें चार स्केल्स होते हैं, और चार स्केल्स को इस तरीके से हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं। कैसे? नॉमिनल, ऑर्डिनल, वो हम लोगों के क्वालिटेटिव डेटा में आ जाते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा में हम लोगों के इंटरवल और रेशियो आ जाते हैं। ठीक है, ये किस तरीके से आते हैं, क्यों आते हैं, ये इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं के आधार पे इनको वर्गीकृत किया गया है दो भागों में, क्योंकि मेन दो ही भाग होते हैं डेटा के, या तो वो क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव होगा। तीसरा एक और लिख देते हैं बुक्स में, मिक्स डेटा, कि जो वो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दो ही फॉर्म में होता है, मिक्स तो किसी को भी कर सकते हैं। ठीक, अब सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा क्या है? क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा है जो हम लोगों को पिक्चर के फॉर्म में मिले, हम लोगों को वीडियो के फॉर्म में मिले, हम लोगों को किसी भी रिटन वर्क के रूप में मिले, चाहे वो प्रिंट फॉर्म में हो या फिर ई फॉर्म में हो, हम लोगों को किसी भी ऑडियो के फॉर्म में मिले, किसी भी फॉर्म में मिले हम लोगों को डेटा, लेकिन वो अंकों के रूप में ना मिले, ऐसा डेटा क्वालिटेटिव डेटा है। तो इसमें बहुत बड़ा लॉजिक नहीं छुपा हुआ है कि क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है। सिर्फ उसके नेचर से इन दोनों डेटा को अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। एक डेटा ऐसा है जिसको हम लोग, जो नंबर के फॉर्म में मिलता है, हम उसको काउंट कर सकते हैं, हम उसके साथ में कोई भी गणितीय संक्रियाएं कर सकते हैं, या कोई भी ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं, मैथमेटिकल।
और यहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा में हम लोग वो चीजें नहीं यूज कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज थोड़ी सी दोनों को अलग अलग कर देती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। इसी तरीके से हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च पे चले जाते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च पे चले जाते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, जो उस टाइप के डेटा को यूज करती है, उसका इंटरप्रिटेशन करती है, उसकी एनालिसिस करती है। और क्वांटिटेटिव क्या है रिसर्च, वो रिसर्च जो क्वांटिटेटिव डेटा को यूज करती है, उसकी एनालिसिस करती है और उसका इंटरप्रिटेशन करती है। ये तीन चीजें आ जाती हैं जो हम लोगों की रिसर्च प्रोसेस में आगे बढ़ जाती हैं। अगली चीज आ जाती है क्वांटिटेटिव डेटा। वो आप लोगों को पता ही है कि जिसमें हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज कर सकते हैं, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं, जो भी प्रविधियां हैं हम लोगों की उसको यूज कर सकते हैं। या फिर कोई भी हम लोग रियल लाइफ का कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसका बेसिस क्या होगा, उसका आधार क्या होगा, उसका आधार वही न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल फॉर्म में जो हम लोगों के पास में डेटा आया है, उस डेटा का जो रिजल्ट या हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन किया है वो होगा। उसके आधार पे हम लोग उस किसी भी डिसीजन पे पहुंच सकते हैं, चाहे वो हम लोगों की रियल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे हम लोगों की किसी भी एरिया से रिलेटेड हो। वहां पे हम लोग बात करेंगे तो वहां पे बात सिर्फ अटक जाती है, बात तो वो इंटरप्रिटेशन पे अटक जाती है, और दोनों के इंटरप्रिटेशन बिल्कुल अलग है, चाहे हम लोग क्वांटिटेटिव की बात करें या क्वालिटेटिव की बात करें। और उसको इंटरप्रेट करने के लिए या उसकी एनालिसिस करने के लिए भी हम लोगों के पास में अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग मेथड्स हैं, उनका हम लोग यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग नॉमिनल की। नॉमिनल एक स्केल है, और वो स्केल जो कि हम लोगों का सबसे आधारभूत कहा जाता है, निचले स्तर का स्केल कहा जाता है, वो स्केल है। क्योंकि जब हम लोग लेवल्स बनाते हैं इन्हीं स्केल्स के, तो हम लोग सबसे नीचे नॉमिनल को रखते हैं, फिर उसके ऊपर ऑर्डिनल को रखते हैं, फिर इंटरवल आता है, वो रेशियो आता है सबसे टॉप मोस्ट। क्या है इसका कारण? इसका ये रीजन रहता है, हम लोग इसका इस तरीके की एक लेवल क्यों बनाते हैं, इस तरीके की एक सीढ़ी क्यों बनाते हैं, इसके एक कहना चाहिए इसके चरण क्यों बनाते हैं, कई तरीके से इसको बुक्स में लिखा होता है। तो नॉमिनल को अगर हम लोग और ऑर्डिनल और इंटरवल और रेशियो में इस तरीके से लिखना चाहते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि इनमें कुछ ना कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो विशेषताएं दूसरे स्केल में पहले वाली स्केल की इनबिल्ड है या इंक्लूड है, जो फिर फर्दर जो ऊपर जाएगा तो उसके निचले दोनों स्केल की विशेषताएं उस तीसरे बारे में है। और अगर हम फोर्थ पे जाएंगे तो हम ये जानेंगे कि हमारे जो तीन नीचे के स्केल हैं उन तीनों की विशेषताएं उस फोर्थ वाले स्केल में है। तो ये सब चीजें जाननी हम लोगों को जरूरी है। और अगर हम कहीं पे भी बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से कि अगर कोई कैंडिडेट बीए या बीएससी पास है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये 10th और 12th तो करा ही होगा, क्योंकि उसकी फिर बातचीत नहीं होती है। अगर फिर हम उससे नहीं कहेंगे, वो कहेगा मैं बीएससी कर रहा हूँ, तो हम नहीं पूछेंगे उससे कि भैया आपने 12th भी किया है, नहीं, क्योंकि हमें अंडरस्टूड है। किसी ने 12th किया है तो हमें अंडरस्टूड है कि उसने 10th किया ही होगा। तो यही यहाँ पे भी काम है, और शायद हम सभी लोगों को पता है कि जब भी हम लोग लेवल की बात करते हैं तो सीधी सीधी बात है कि जब जब ऊपर बढ़ते जाते हैं तो निचले स्तर के जो भी उसकी गुण है, उनकी विशेषताएं, क्वालिटीज, वो सब उसमें होंगी ही। नॉमिनल स्केल, नॉमिनल स्केल जिसको नाम से जाना जाता है या जिसको किसी भी ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तो वो ग्रुप्स में किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, उन पर्टिकुलर जो हम लोगों की पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को उसकी करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता है कि ये भैया इस एक जैसी विशेषताएं वाले लोग हैं वो ग्रुप ए में जाएंगे, ये दूसरे तरीके की विशेषताएं वाले लोग हैं ये ग्रुप बी में जाएंगे, और ये तीसरे तरीके की विशेषताएं वाले लोग हैं इनको ग्रुप सी में कर दो। जिस तरीके से हम लोग लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर ग्रेड कर देते हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर ग्रेड कर देते हैं, ये भी एक उनकी विशेषताएं, उनका ग्रेड पे, हाँ उनकी सैलरी स्ट्रक्चर, उसके हिसाब से हम लोगों ने उनको तीन रूपों में बांट दिया है। ठीक,
स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, हम लोगों ने उसकी विशेषताओं के आधार पे उनको 3 रूपों में या 3 भागों में क्लासिफाइड कर दिया है। इसी तरीके से मेल फीमेल हम लोगों ने उनकी विशेषताओं के आधार पर उनको 2 जेंडर के आधार पर डिवाइड कर दिया। तो ये सारी चीजें क्या है, हम लोगों के विशेषताओं के आधार पे हम जब सब ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर देते हैं, तो हम वहां पे जो स्केल यूज कर रहे हैं वो नॉमिनल स्केल है, और यही नॉमिनल डेटा भी कहा जाता है। जब हम लोगों को डेटा जब इस रूप में मिलता है जो सिर्फ उसकी विशेषताओं को बताता है, और वो विशेषताएं सिर्फ इतना ही काम करती हैं हम लोगों के लिए कि उसको हम किसी ना किसी विशेष ग्रुप का दर्जा दे सकते हैं, किसी विशेष ग्रुप में उस यूनिट को रख सकते हैं, तो वहां पे हम लोग कहेंगे ये नॉमिनल डेटा है, ये क्या है, नामित आंकड़ा है। तो वहां पे हम लोग सिर्फ नॉमिनल की बात करेंगे, उसकी दूसरी कोई जानकारी ये प्रोवाइड नहीं कर पाता है। आगे आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आती है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मीन्स क्या है, एक स्टेप और ऊपर है। जहां पे हम लोग अभी नॉमिनल की बात कर रहे थे, नॉमिनल में हम लोग बेसिक चीजें देख रहे थे, तो यहाँ पे नॉमिनल के जो भी गुण है, जो भी विशेषता है, वो इसमें इंक्लूड है। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे नॉमिनल की तो अलग विशेषता है, ऑर्डिनल की फिर अलग होंगी, ऐसा नहीं है। उसकी विशेषताएं जो है वो इसमें है ही। ऑर्डिनल में क्या करते हैं आप लोगों को पता ही है, इसमें एक ऑर्डर प्रदान कर देते हैं जहाँ पे हम लोग बड़ा छोटा, उससे बड़ा, औसत, ये सब चीजों की बात कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग किसी को छोटा कह सकते हैं, किसी को स्मॉल, किसी को मीडियम, किसी को लार्ज कह सकते हैं। किसी को ग्रेडिंग कर दे सकते हैं हम लोग, ए प्लस, ए प्लस प्लस, बी प्लस, ये सारी ग्रेडिंग हम लोग यूज कर सकते हैं ऑर्डिनल में। और ऑर्डिनल में हम लोग 1 2 3 4 5 दे सकते हैं किसी को भी, कि रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऑर्डिनल का काम ये है कि हम उनको ग्रुप्स में तो डिवाइड कर ही सकते हैं उनकी विशेषताओं के आधार पर, साथ साथ में हम उनको एक क्रम भी प्रदान कर सकते हैं। हम लोग ये भी देख सकते हैं कि इनको एक क्रम दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, वो भी हम बात ऑर्डिनल स्केल में कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे क्रमित डेटा, क्रमित आंकड़े प्राप्त होते हैं। यहाँ पे ये भी एक डेटा का रूप है, आंकड़ों का रूप है, जो कि किसके अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, के तहत क्वालिटेटिव डेटा। हाँ क्वालिटेटिव सर। बिल्कुल, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा के अंतर्गत, क्वालिटेटिव बिल्कुल। डॉक्टर सर। ठीक, अब हम बात करते हैं इंटरवल स्केल की। ठीक है, इंटरवल स्केल जो कि हम लोगों का अब यहाँ पे शुरू हो जाता है क्वांटिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव डेटा यहाँ पे इंटरवल स्केल होता है, यूज किया जाता है। हालांकि अभी हम लोग बात कर रहे थे लेवल्स की, और आप लोगों के दिमाग में शायद क्वेश्चन आ भी रहा होगा, और ये क्वेश्चन आना भी चाहिए, कि जब चीजें ऐसी हों कि हम लोग ये कह रहे हैं एक लेवल ऊपर चढ़ रहे हैं, तो पिछले के जो भी लेवल्स थे उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी विशेषताएं हैं, वो उसमें इंक्लूड होंगी ही। तो यहाँ पर हम लोगों के पास में वो विशेषताएं तो इंक्लूड है ही। तो हम लोग तो ये भी कह सकते हैं कि इसको हम लोग क्वालिटेटिव में क्यों नहीं रख रहे हैं, इसको भी तो क्वालिटेटिव में भी रख सकते हैं। माना कि इसमें क्वांटिटी का यूज होने लगता है यहाँ पे, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज होने लगता है, तो उसको उस फॉर्म में क्यों नहीं रखते हैं। ऐसा इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि यहाँ पर मेजोरिटी बढ़ जाती है क्वांटिटी की। क्यों, देखिए, यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी चर हैं, वो हम लोगों के कंप्यूट किए जा सकते हैं, उनके साथ में मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज किए जा सकते हैं, और साथ साथ में इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है और मेन विशेषता है, वो है कि इसमें एक स्केल फॉर्म में सारे डेटा मिल सकते हैं। कैसे, कि दो नंबर्स के बीच का जो गैप है, जो अंतर है, वो बराबर रहेगा। ये बहुत बड़ी इसकी विशेषता है कि दो नंबर के बीच में जो भी अंतर है वो बराबर होगा, चाहे वो हम कहीं पे भी इसको चेक कर लें पूरी सीरीज में। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारे लिए एक स्केलिंग करने के लिए ये पहली शर्त होती है। जिस तरीके से हम लोग कहीं पे कोई एग्जाम लेते हैं, और एग्जाम लेने के बाद में वो मान के चलिए हम लोगों ने 100 मार्क्स का लिया या 50 मार्क्स का लिया, उसको स्केल डाउन करना है हम लोगों को 10 मार्क्स में या 20 मार्क्स में। तो हम लोगों के लिए ये बहुत जरूरी टास्क होता है कि क्या उसमें इंटरवल स्केल का को वो डेटा फॉलो कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो हम किसी हालत में उसकी स्केल डाउन नहीं कर सकते।
क्योंकि हमारे पास में आइडिया ही नहीं है कि कैसे, क्योंकि हो सकता है 2 और 3 के बीच का गैप 5 और 4 के बीच का गैप बराबर ना हो, अगर वो इंटरवल रेशियो को वो इंटरवल स्केल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा डेटा इंटरवल स्केल को फॉलो कर रहा हो, तभी हम उसको स्केल डाउन कर सकते हैं दूसरे उसमें। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल, हम लोग इंडिया का मैप देखते हैं, हम लोग वर्ल्ड का मैप देखते हैं, और हम लोग एक पेपर पे देखते हैं पूरे वर्ल्ड का मैप, पूरे इंडिया का मैप एक पेपर पे देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि उसको स्केल डाउन कर देते हैं हम लोग। ऐसा थोड़ी ना होता है कि उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। क्यों नहीं चेंज होता? उसका स्ट्रक्चर वही रहता है जो हम अगर पूरे मैप को एक साथ देखें, क्योंकि उसमें वो पूरा इंटरवल स्केल को फॉलो कर रहा है, जिस तरीके से हम लोगों ने वो स्ट्रक्चर तैयार किया। तो इसलिए यहाँ पर जो मेजोरिटी पोर्शन है वो क्वांटिटी का है, और क्वांटिटी का है इसलिए हम लोग इसे क्वांटिटेटिव डेटा के पार्ट के रूप में, एक भाग के रूप में यूज करते हैं, और इसको यही मानते हैं कि इंटरवल स्केल जो है या इंटरवल डेटा जो है वो हम लोगों का क्वांटिटेटिव डेटा का एक पार्ट है। ठीक है? तो हाँ, इसका ये विशेषता है, वो मैंने आपको शायद बताई थी कि दो नंबर्स के बीच में कांस्टेंट गैप रहता है। कांस्टेंट में मींस नियत गैप रहता है, जो कि बदलता नहीं है। जो दूसरे नंबर के बीच में भी वही गैप होगा जो इसके बीच में। ठीक है? रेशियो स्केल क्या है कि यहाँ पे कुछ चीजें एडवांस हो जाती हैं जो इंटरवल स्केल में थी, वो तो यहाँ पे रहती ही हैं क्योंकि ये लेवल्स हैं। इसके अलावा कुछ चीजें एडवांस हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे जीरो का मतलब एब्सोल्यूट जीरो होता है, ठीक, जो कि हमारा वहां पे नहीं होता है। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों का जीरो मीन्स ट्रू जीरो या एब्सोल्यूट जीरो। ठीक? तो अगर हम किसी को कह रहे हैं ये जीरो है, तो वो वास्तविक रूप में जीरो है। और अगर इसीलिए हम लोग एजुकेशन के मामले में, जब एजुकेशन में हम लोग मार्किंग करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, तो हम लोग उसको करते हैं कि वो इंटरवल स्केल का ही पार्ट है, वो रेशियो स्केल का पार्ट नहीं है, और ना ही कभी हो सकता है। क्योंकि हम कभी भी शिक्षा के क्षेत्र में किसी को भी जीरो मार्क्स दे रहे हैं कि इसके मैथमेटिक्स में जीरो नंबर है, तो वो दैट मीन्स कि वो जीरो नहीं है। उसके मार्क्स जीरो हैं, लेकिन वो एब्सोल्यूट जीरो नहीं है, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ जानकारी होगी, जो कि हम लोगों ने जो एग्जाम लिया शायद उसमें वो क्वेश्चंस नहीं रखे, शायद वो पूछा नहीं गया जो उसको जानकारी थी। लेकिन जीरो का मतलब ये नहीं है कि वो स्टूडेंट बिल्कुल जीरो है। ठीक है? तो इसीलिए हम लोग एजुकेशन में कहते हैं कि हम लोग सिर्फ स्केल जो यूज करेंगे वो इंटरवल स्केल ही यूज करेंगे, रेशियो स्केल नहीं करेंगे, और होता भी नहीं है वो, ना साइकोलॉजी में होता है। तो रेशियो स्केल जो है वो जीरो मीन्स जीरो होता है, और उसका मतलब नील, कुछ भी नहीं है उसके पास, कोई संभावना ही नहीं बची। तो यहाँ पे ये एडवांस हो जाता है, और यहाँ पे भी सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज होते हैं, जो उसमें कुछ ऑपरेशंस बच जाते हैं वो भी यहाँ पे यूज हो जाते हैं, और यहाँ पे ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं बचता मैथमेटिक्स का जो यहाँ रेशियो स्केल में यूज ना किया जाए। तो इस तरीके से हम लोगों की ये 4 स्केल हैं, जिसको हम लोग मेजरमेंट में भी हम लोग यूज करते हैं, मेजरमेंट के पेपर में भी यूज करते हैं, और बहुत इसको ब्रॉड में पढ़ते हैं, बहुत विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। इनके चारों के बारे में अलग अलग डिफरेंस भी क्रिएट करते हैं कि चारों में क्या क्या अंतर है। उन चारों के अंतर को एक सारणी के रूप में आप लोगों को बहुत जगह और बहुत इंटरनेट पे या कहीं किसी भी बुक में, अच्छी ऑथेंटिक बुक में मिल जाएंगे बहुत अच्छे से, इसके डिफरेंस क्या क्या है। अब आती है बात डिस्क्रीट डेटा की, और एक होता है कंटिन्यूअस डेटा। ठीक? तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं डिस्क्रीट डेटा की। क्या होता है डिस्क्रीट डेटा, और क्या, क्यों हम लोग इसको डिस्क्रीट कह रहे हैं? तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डेटा में ये डिफरेंस होता है, ये नंबर के फॉर्म में होता है, और नंबर के फॉर्म में ये होता है कि जैसे कि हम लोग 1 2 3 4 5 कहें, तो क्या ये डेटा कौन सा डेटा कहलाएगा, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस? आप लोग बताइए। तो ये कंटिन्यूअस है 1 2 3 4 5। कॉन्टिन्यूअस अच्छा, डेटा। और कंटिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस डेटा। डिस्क्रीट क्या होगा फिर? उसका एग्जाम्पल बताइए कोई। जब सर वो इरेगुलर हो,
हाँ इरेगुलर हो उसका कैसे? कंटिन्यूटी जैसे सर 1.2, जैसे 1.2, 2.3 इस तरीके से होगा तो वो कंटिन्यूअस डेटा होगा। यही तो कंफ्यूजन है। आप लोग जिसको सर ये जो continuous पूर्णांक बोल रहे हैं, सर कंटिन्यूअस पूर्णांक 1.2, 2.3। सर जी। नंबर्स का अरेंजमेंट जब एक रेगुलर वे में होता है तब उसको कंटिन्यूअस कहेंगे, और डिस्क्रीट मतलब नंबर का जो अरेंजमेंट है इरेगुलर है। जैसे परिवारों की संख्या सर, ये जैसे परिवार के सदस्यों की संख्या ये असतत है। जी असतत है। जैसे कमरों की संख्या, ये सब ये असतत परिवार है। की सदस्यों की संख्या, और अगर हम किसी की हाइट के बारे में बात करें तो ये सतत हो जाए क्योंकि ये पॉइंट में चला जाएगा। जी जी जी, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो डिस्क्रीट मीन्स क्या है, जब हम लोग किसी को भी नंबर के फॉर्म में यूज करते हैं, जिसको हम लोग पूर्णांक भी बोलते हैं, कि हम लोग जब ऐसी संख्या यूज कर रहे हैं जो अपने आप में पूरी है। जैसे कि आप क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं आज, मान के चलिए 30 स्टूडेंट्स हैं। 30 स्टूडेंट्स हैं, हम ये नहीं कहेंगे 30.5, 30.2, 30.3 इतने स्टूडेंट्स हैं। अगर हम ऐसा कहते हैं तो वो डेटा एकदम चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम लोग कह रहे हैं कि जैसे इसमें भी लिखा है नंबर ऑफ स्पीकर्स कितने हैं इन दी फोन, कैमराज, प्रोफेसर्स कितने हैं। जहां पे भी हम नंबर की बात करते हैं और वो नंबर अपने आप में पूरा होता है, उसका आधा पौना सवा नहीं होता है, हमने साधारण भाषा में बात कर रहा हूँ आपसे, तो वहां पे हम लोग कहेंगे वो पूर्ण नंबर जो है, पूरा नंबर जो है, वो डिस्क्रीट डेटा है। जहां पर वो नंबर हम लोगों के पॉइंट्स में या दशमलव में बदल जाता है या उसको बदल सकते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो कंटिन्यूअस डेटा है। ठीक है, डिस्क्रीट मतलब असतत। हाँ, डिस्क्रीट मतलब असतत और कंटिन्यूअस मतलब सतत, जिसको आप लोग या हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें कि सतत और असतत आंकड़े किसे कहते हैं, क्योंकि अब आपको आंकड़े जब इकट्ठे करने पड़ेंगी तब चीजें यहाँ पे वहां पे ये चीजें काम आएंगी। और डेटा वाला पार्ट ऐसा है जो मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूँ कि बुक्स में या किसी भी ऐसी जो हम लोग यूज करते हैं बुक्स का, चाहे वो ई फॉर्म में हो चाहे वो प्रिंट फॉर्म में हो, उसमें डेटा वाले पार्ट को बहुत छोटा कर दिया गया है। और उस छोटे पार्ट में भी हम लोग देखेंगे तो वहां पे कुछ चीजें ऐसी बताई जाती हैं जो चीजें हम लोगों की बेसिक से हटकर होती हैं, क्योंकि बुक्स वाले ये समझते हैं कि ये चीजें आप लोगों को अंडरस्टूड है, ये चीजें आती हैं, लेकिन वो हम लोगों के लिए कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है। वो हम लोगों को हमेशा वो पार्ट सीखने ही नहीं देता है, क्योंकि हम लोगों के पास में पहले से कंफ्यूजन हो जाता है डेटा को लेकर, और डेटा हम लोग सिर्फ दो ही टाइप का जानते हैं, वो आप लोग जानते हैं। तो वो चीजें हम लोगों को कभी भी समझ में नहीं आ पाती। तो यहाँ पे डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूअस डेटा में बिल्कुल आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या होता है इसमें। और ये कई बार क्वेश्चंस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने देखा है कि एक दो बार नेट के एग्जाम में पूछ लिए गए इतने सिंपल क्वेश्चंस को, और हम लोगों के सीटेट वगैरह में तो आते ही रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अब दो एक चीजें मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि मान के चलिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अब मेजरमेंट की थोड़ी सी बात करने लगे हैं, कि एक चेयर, ध्यान से सुनिएगा, एक चेयर, एक पेन, एक ब्लैक बोर्ड, इनको आप जोड़ कर बताइए कितने होंगे। जी, सर ये आपस में नहीं जुड़ सकते हैं। क्यों नहीं? सर ये आपस में नहीं जुड़ेंगे, ये कैटेगरी में आ सके जुड़ सकते हैं कि कोई चीजें हैं, क्लासरूम की इतनी चीजें हैं इस हिसाब से। तो इसका क्या रीजन रहा? मेन Excuse रीजन me, क्या sir. है? Sir, हाँ can't बिल्कुल। they be the teaching aids? ओके, आप बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे काउंट करने की बात कर रहा हूँ। आप इनको एक ग्रुप में एक क्लासिफाइड कर रहे हैं, तो आप ये कोशिश करिए कि इनको क्या कैसे काउंट किया जा सकता है, और काउंट नहीं किया जा सकता तो क्यों नहीं किया जा सकता, इसके पीछे क्या रीजन है?
क्योंकि सर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग Sir, अलग हाँ, है। yes, sir. बिल्कुल Pavak is correct. बिल्कुल Sir, characteristics should match to be in the group. बिल्कुल श्योर। क्या है इसमें, मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा और, जिससे कि कभी ऐसी क्वेश्चन पूछा जाए, इनकी यूनिट सेम नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा रीजन है इनकी यूनिट सेम नहीं है। जी जो सर। लोग हाँ जो लोग फिजिक्स के स्टूडेंट रहे होंगे उन लोगों को और भी अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। जब तक हम लोग कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और लास्ट में उसकी यूनिट नहीं लिखते हैं, तब तक भी हम लोगों को फुल मार्क्स नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास में पूछा जाता है, वो एग्जामिनर गोल सर्किल कर देता है उस पर कि 22 अगर किसी का रिजल्ट आया तो 22 क्या क्या है ये 22, तो इसलिए उसकी यूनिट लिखना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे तो तीनों की अलग अलग यूनिट है, एक ब्लैक बोर्ड है, एक चेयर है, एक पेन है, तीनों की अलग अलग यूनिट है, तो तीनों की अलग अलग यूनिट है तो जुड़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसीलिए जब हम लोग मेजरमेंट की बात करते हैं, हम लोग इवेल्यूशन की बात करते हैं, हम लोग असेसमेंट की बात करते हैं, या हम लोग डेटा की बात करते हैं, तो हम लोगों को ये जरूरी है कि हम लोग कोई भी मैथमेटिकल उसमें ऑपरेशन फिट करना चाहें तो सबसे पहले ये देख लें कि उसका वो एक समान एक फॉर्म में है, क्योंकि डेटा के भी अलग अलग टाइप्स है। मैंने ये बात इसलिए क्वेश्चन रेज किया आप लोगों के सामने कि डेटा के भी अलग अलग टाइप्स हैं, कि डेटा पिक्चर के फॉर्म में भी मिल सकता है, डेटा आपको वीडियो के फॉर्म में भी मिल सकता है, डेटा आपको रिटर्न फॉर्म में भी मिल सकता है, डेटा किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। तो क्या हम लोग उसके साथ में एक ही कोई एनालिसिस को मेथड को यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो डेटा के फॉर्मेट्स अलग अलग हैं, उनकी यूनिट अलग अलग हैं। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्लासिफाइड किया है क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा। अदरवाइज हम लोग एक ही टाइप के डेटा यूज करते और डेटा को यूज करके उसकी एनालिसिस करा करते और इंटरप्रिटेशन निकाल देते। लेकिन क्योंकि चीजें डिफरेंट हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं, ठीक, उनकी यूनिट डिफरेंट है, इसीलिए हम लोगों ने दो कैटेगरी बनाई है। अब जब हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव डेटा में तो हम लोगों को पता है कि एसपीएसएस और ये सॉफ्टवेयर ये यूज कर देंगे हम लोग, ये कुछ सांख्यिकी की प्रविधियां हैं उनको यूज कर देंगे वहां पर। लेकिन क्वालिटेटिव डेटा में भी कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो कि अब डेवलप हो गए और भी धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, तो उनमें भी हम लोग उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। हम लोग ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं, हम लोगों ने 2-4 वीडियोस देखे हैं और हम लोगों को उन वीडियोस में वो पर्टिकुलर ऑडियो की आवाज से रिलेटेड कुछ मैच करना है या ढूंढना है, तो हम उस सॉफ्टवेयर में डाल के उसकी एनालिसिस कर सकते हैं और अपने फिर उस एनालिसिस के आधार पे हम उसका इंटरप्रिटेशन या अर्थापन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत जरूरी पार्ट है आप लोगों को, कि हम लोगों के पास में जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो उनकी करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से किया गया है, उनकी क्वालिटी के हिसाब से किया गया है, और इसी तरीके से जब भी हम फर्दर उसकी एनालिसिस करेंगे तो वो एनालिसिस को भी उसी चीजों का ध्यान रखेंगे कि कभी भी दो तरीके का, दो टाइप का डेटा एक साथ एनालिसिस में एक ही सॉफ्टवेयर में नहीं यूज किया जा सकता है, या एक ही तरीके से, एक ही मेथड से, एक ही टेक्निक से यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो दोनों की एनालिसिस अलग अलग होगी। आगे चलते हैं। कंटिन्यूअस डेटा आप लोगों को पता ही लग गया है कि किसी भी तरीके की फ्रीक्वेंसी हो, टेम्परेचर हो, हाँ वेट हो, ये सारी चीजें क्या है हम लोगों के लिए कंटिन्यूअस डेटा है, क्योंकि इसमें हम लोगों को दशमलव में संख्याएं मिलती हैं, या हम लोग कहेंगे पॉइंट्स में हम लोगों को नंबर्स मिलते हैं। तो ऐसे नंबर्स हम लोगों को क्या है, हम लोगों के लिए कंटिन्यूअस डेटा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं स्केल्स की। तो स्केल्स जो मैं अभी आपको बात बता रहा था कि कुछ ऐसी टेबल्स दी गई हैं, ऐसे भी बहुत विस्तृत और बहुत बड़ी टेबल्स दी गई हैं जो आप लोगों को आपके लिए यूजफुल रहेंगे अगर आप चारों स्केल में एक साथ डिफरेंस देखना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें हैं, एक तरफ क्वालिटी है उनकी ऑफर्स के रूप में, और नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, 4 स्केल है हम लोगों के पास में, कि इसमें बताया गया है कि वेरिएबल कैसे स्टेबलिश किया जाता है, उसका सीक्वेंस होता है या नहीं होता। तो नॉमिनल में तो हम लोगों का कोई ऑर्डर होता ही नहीं है, वो हम लोग अभी बात कर ही चुके। ऑर्डिनल में होता है, और ऑर्डिनल में होता है तो उससे ऊपर के लेवल में होगा ही, तो इंटरवल में भी मिलेगा आपको, रेशियो भी मिलेगा, ठीक। ये हम लोग बात ही कर चुके 10th 12th वाली। मोड, मीन मीडियन मोड हम लोग
पढ़ चुके हैं टेंडेंसी वाला केस में, तो वहां पे हम लोगों को नॉमिनल में भी मिल जाएगा ये मोड, ऑर्डिनल में भी। जब नॉमिनल में मिल गया तो फिर बाकी सभी में वो मिलेगा, मतलब उस ऑपरेशन को वहां पे भी यूज कर सकते हैं चारों के चारों स्केल। मीडियन, मीडियन नहीं कर सकते नॉमिनल में, ऑर्डिनल में और इंटरवल में, रेशियो में कर सकते हैं। ठीक है, मीन, मीन का भी यही है, क्योंकि मीन में ना तो नॉमिनल में यूज कर सकते हैं और ना ही हम लोगों को ऑर्डिनल में। क्योंकि यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों के पास में मैथमेटिकल जो ऑपरेशन यूज करते हैं वो कुछ ऑपरेशन हम लोग जो ऑर्डिनल में यूज करते हैं वो उसके लिए पर्याप्त नहीं मीन के लिए। ठीक, ये आप लोगों को पता होगा, क्योंकि मीन का जब आप लोग फॉर्मूला देखेंगे तब और भी शायद ज्यादा पता लग जाएगा कि मीन का फॉर्मूला जो होता है वो हम लोगों के ऑर्डिनल में वो ऑपरेशन ही नहीं यूज किया जाता। तो वो ऑपरेशन यूज करने का जो हम लोगों का लेवल आता है वो इंटरवल से होता है, और इंटरवल से हम लोगों को ये चीजें मिलती हैं। 1 मिनट। सर लेफ्ट हो गए? हो सकता है कोई कॉल वाल अटेंड कर रहे हो सर। अभी ज्वाइन है। हाँ जी, क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर, दिखाई यस दे सर। हाँ, ठीक है, जी सर दिख रही ठीक है। है। जी सर। हाँ हाँ, क्या है कि मीन में भी यही चीजें हैं। डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स कैन बी इवेल्यूटेड, बिल्कुल, वेरिएबल्स को हम लोग इवेल्यूशन, उनका इवेल्यूशन कर सकते हैं, उनको इवेल्यूट कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं? इंटरवल से कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले जो ऑपरेशन यूज किए जाते हैं वो उसके लिए पर्याप्त नहीं है। ये चीजें बहुत जरूरी हैं समझने के लिए। बाकी चीजें तो हम लोग कुछ भी कहें, लेकिन हम लोगों के लिए अगर हम लोग किसी चीज को जस्टिफिकेशन कर सकते हैं या करना चाहते हैं तो सिर्फ इतना है कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन उस पर्टिकुलर लेवल के लिए जरूरी होते हैं वो वहां पर उपस्थित नहीं है, इस वजह से वो नेक्स्ट लेवल में ही हम लोगों के लिए यूजफुल होगा या यूज किया जा सकता है। ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये हम लोगों को पता ही है, नॉमिनल में यूज नहीं किया जाता, ऑर्डिनल में सिर्फ हम लोग बड़ा या छोटा कह सकते हैं। तो उसके आगे का जो लेवल आता है वो डबल आता है, तो डबल से फिर से यहाँ से शुरू होगा। और इंटरवल में है तो रेशियो में होगा ही, इंटरवल में है तो रेशियो में होगा ही। अगला आता है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, वो भी हम लोगों के पास में नॉमिनल में नहीं होता है, ऑर्डिनल में नहीं होता है, इंटरवल से शुरू होता है और रेशियो तक जाता है। इसी तरीके से हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं या डिवीजन करते हैं, यही मैं अभी आप थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था कि हम लोग मीन की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पे ये वाले ऑपरेशन यूज होते हैं, इस वजह से हम लोग वहां पे बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। इसीलिए मल्टीप्लाई, डिवीजन और जो हम लोग ले जाते हैं वो सिर्फ रेशियो में ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोगों के पास में बिल्कुल ये हम लोग यूज नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट जीरो सिर्फ एक ही लेवल में है, वो जो कि लास्ट का रेशियो लेवल है, उसी में हम लोग एब्सोल्यूट जीरो की बात करते हैं। अदरवाइज इससे पहले इंटरवल में जीरो की बात करते हैं, लेकिन वो ट्रू जीरो नहीं होता, एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता, इसलिए वहां पे भी एब्सोल्यूट जीरो की बात नहीं कर सकते। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे बात आ जाती है क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव डेटा की। क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव डेटा क्या है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा एक ओवरव्यू में समझते हैं। डील्स विद डिस्क्रिप्शंस, हम लोग यहाँ पे जो भी डेटा होता है वो डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में हम लोग उसको यूज करते हैं। डिस्क्रिप्शन मीन विवरण के रूप में, चाहे वो ऑडियो के फॉर्म में हो, चाहे वीडियो के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी रिटन फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, हम लोग उसको एक डिस्क्रिप्शन के रूप में के साथ में डील करते हैं। वहां पे उसको नंबर्स के साथ में डील करते हैं। तो ये चीजें हम लोग पहले बात भी कर चुके हैं कि ये हम लोगों को बहुत क्लियर कट होना चाहिए। क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा में डिफरेंस क्या है,
क्योंकि हम लोगों को ये चीजें पता हैं, हम लोग सब चीज कर देते हैं। और मैं आप लोगों से इसलिए इस पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ये देखा कि जो इंटरव्यूज भी होते हैं, इंटरव्यूज में भी आप लोगों के जो इंटरव्यूज हुए, जिस तरीके से आप लोग, जब आप लोगों ने पीएचडी का आप एंट्रेंस देने के बाद में आपका इंटरव्यू किया गया, तो उस पार्ट में भी आप लोगों से, कई कैंडिडेट से ये पूछा गया कि क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा में क्या डिफरेंस है, वो लोग नहीं बता पाए। तो इसीलिए मैं ये जोर दे रहा हूँ कि ये चीज बहुत क्लियर कट होनी चाहिए और बहुत सिंपल है। हम लोग इतना कंफ्यूज होते रहते हैं इस सब चीजों में क्योंकि हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता या शायद हम लोगों ने वो चीज पढ़ी नहीं होती। डेटा कैन बी ऑब्जर्व बट नॉट मेजर्ड, ये तो आप हम लोगों को पता ही है कि हम लोग किसी डेटा को, आंकड़ों को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, लेकिन उसको मेजर नहीं कर सकते। और वहां पे हम लोग, क्योंकि न्यूमेरिक फॉर्म में होता है वो डेटा, तो हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं कुछ ही मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू। चाहे वो सॉफ्टवेयर का यूज करें हम लोग, चाहे वो हम लोग अपने आप जो हम लोगों की कैलकुलेशन चलती है सिंपली फॉर्मूले का यूज करें, कैसे भी हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे कलर के फॉर्म में, टेक्सचर के फॉर्म में, स्मेल के फॉर्म में, टेस्ट के फॉर्म में, अपीयरेंसेस के फॉर्म में, ब्यूटी, etc, इस टाइप के फॉर्म में हम लोगों को ये क्वालिटेटिव डेटा मिलता है, ठीक, जिसमें हम लोग इस टाइप की विशेषताओं पे बात कर सकते हैं कि ये चीज ऐसी लगी, वैसी लगी, ये खाने में अच्छा था, वो खाने में बुरा स्वाद था उसका, इसका कलर बहुत अच्छा है, इसका कलर खराब है। लेकिन वही बात वहां पे हम किस टाइप की करते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है। देखिए इस चीज को बहुत गौर करना, क्योंकि अगली जो स्लाइड आएगी इसके बाद उसमें हम लोग यही चीजें देखेंगे और आप लोगों के लिए एक होमवर्क भी है छोटा सा। लेंथ क्या है, हाइट क्या है, एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, वेट क्या है, स्पीड क्या है, टाइम क्या है, ये चीज है, ठीक। अब टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, साउंड क्या है, साउंड मतलब साउंड का लेवल क्या है, ठीक है, कॉस्ट क्या है, मेंबर्स कितने हैं, एज क्या है, ये सारी चीजें हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा में बात करते हैं इन इस टाइप के वेरिएबल्स की और उसमें उस टाइप के वेरिएबल्स की। मतलब ये चीज बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए कि किस टाइप के, अगर हम लोगों को कोई एक ही सिचुएशन में ले जाए पूरी क्लास को और हम लोगों से कहा जाए कि आप लोगों को इसमें क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा दोनों चीजों को छांटना है और दोनों को अलग अलग कैटेगरी बनानी है, तो हम कैसे बनाएंगे? क्या एक ही सिचुएशन में दोनों टाइप के डेटा नहीं मिल सकते? बिल्कुल मिल सकते हैं और वो मिलेंगे अगली स्लाइड में। क्वालिटेटिव डेटा क्या करता है? क्वालिटी को मेजर करता है। क्वांटिटेटिव डेटा क्या करता है? क्वांटिटी को मेजर करता है। ये चीजें भी हम लोगों को हमारे पास में बिल्कुल क्लियर कट है कि क्वांटिटेटिव डेटा क्या मेजर करता है और क्वालिटेटिव डेटा क्या मेजर करता है। अगले पे हम आते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, और उस छोटे से एग्जाम्पल में हम लोग बात कर रहे हैं, एक पेंटिंग है जो कि ऑयल पेंटिंग है, ठीक, आप लोग देख पा रहे होंगे। उसमें एक तरफ क्वालिटेटिव डेटा है, एक तरफ क्वांटिटेटिव डेटा लिखा हुआ है। क्वालिटेटिव डेटा में इस पेंटिंग से रिलेटेड क्या क्या हम लोग मेजर कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव डेटा में क्या क्या इस पेंटिंग से रिलेटेड मेजर कर सकते हैं। देखिए आप लोग, क्वालिटेटिव डेटा में हमने लिखा रेड ग्रीन कलर गोल्ड फ्रेम, इसका जो फ्रेम है वो इस टाइप का है, ठीक। स्मेल ओल्ड एंड मस्टी, ये हम लोगों ने जो भी इसको ऑब्जर्व किया या हम लोग जब इसको रियल में देख रहे हैं तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। उसका टेक्सचर क्या है? पीसफुल सेंस है ऑफ द कंट्री, ये हम लोगों ने दिखा दिया क्योंकि उसमें जो जिस टाइप से चीजें बनी हुई हैं वो क्या शो करना चाह रही हैं वो हमने दिखा दिया। मास्टरफुल ब्रश स्टॉक, ये हम लोगों ने दिखा दिया। इसमें उधर क्या दिखाया हम लोगों ने? पिक्चर कितने बाई कितने की है वो हमने दिखा दिया। उसका फ्रेम कितने बाई कितने का है वो दिखा दिया। पूरी पिक्चर जो ऑयल पेंटिंग है उसका वेट कितना है वो हम लोगों ने दिखा दिया कि इतने पाउंड का उसका वेट है। सरफेस एरिया ऑफ पेंटिंग 140 स्क्वायर इंच का है, ये हम लोगों ने दिखा दिया। अब आप लोग देख लीजिए कि पेंटिंग वही है लेकिन हम लोगों का देखिए नजरिया
कि हम लोगों ने उसमें क्वांटिटेटिव डेटा भी निकाल लिया और क्वालिटेटिव डेटा भी निकाल लिया। बस यही रिसर्चर का काम है। जब आप जिस टाइप की रिसर्च करेंगे तो आपको कई बार ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थितियां मिलेंगी कि जहां से आपको दोनों टाइप के डेटा मिल रहे हैं, लेकिन आपकी रिसर्च को और आपके ऑब्जेक्टिव्स को किस टाइप के डेटा की डिमांड है, उस टाइप के डेटा को आप वहां से लाएंगे ढूंढकर। क्योंकि यहीं पर गलत डेटा आने से गलत फाइंडिंग और गलत एनालिसिस हो जाती है और गलत इंटरप्रिटेशन हो जाता है, उसकी वजह से गलत फाइंडिंग्स आती हैं, ठीक, गलत रिजल्ट्स आते हैं, फिर आप लोग उसका कंक्लूजन निकालते हैं। तो वहां पे चीजें जरूरी हैं कि हम लोग डेटा को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, डेटा को कैसे देख पा रहे हैं, डेटा को कैसे अपने ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कैसे ढूंढ पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगली पिक्चर इसी तरीके की है, लेते हैं और दूसरा भी एग्जाम्पल है। ये एक क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव है, जिसमें हम लोगों ने दो तरीके की चीजें दिखाई हैं। देखिए मैं दिखाता हूं आपको। रोबस्ट अरोमा, इसका क्या है, हम लोगों ने क्वालिटेटिव डेटा में ले गए। फ्रूटी अपीयरेंसेस क्या है इसके, स्ट्रॉन्ग टेस्ट है इसका, ग्लास कप में है, ये सब चीजें हम लोगों ने एक उसकी क्वालिटी बता दी क्वालिटेटिव डेटा में। वहां पे हम लोगों ने बताया क्या है, 12 आउंसेस ऑफ लेटे, ये एक उसका आउंसेस मींस उसका एक मेजर करने का एक तरीका है कि 12 आउंसेस है उसकी लेटे में, और सर्विंग टेम्परेचर 150 डिग्री फ़ारेनहाइट का है यहाँ का। सर्विंग कप 7 इंचेस इन हाइट का है। कॉस्ट कितनी है इसकी, $4.95 है। ठीक है, ये हम लोगों ने जो इसके बारे में डेटा इकट्ठा किया वो दो फॉर्म में इकट्ठा कर लिया हम लोगों ने, क्वालिटी के फॉर्म में यानी क्वालिटेटिव डेटा भी यूज कर लिया और क्वांटिटेटिव डेटा भी यूज कर लिया। बस हम लोगों को डेटा ढूंढना आना चाहिए। ये आप लोगों को जब पीपीटी मिल जाएगी तो आप लोग इसको देखना कि इस टाइप के जो चीजें आती हैं हम लोगों के सामने और हम लोगों से कहा जाता है कि इसमें क्वांटिटेटिव डेटा या क्वालिटेटिव डेटा ढूंढिए, या हम लोगों के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और वो डिमांड करते हैं कि हमें इस टाइप के डेटा की जरूरत है, और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग डेटा कैसे लाएं उससे रिलेटेड, जबकि वो डेटा हमारे सामने होता है, हम लोग उसमें से उसकी एनालिसिस नहीं कर पाते, उसमें से ढूंढ नहीं पाते कि कैसे वो डेटा मिले जो हम लोगों के लिए डिमांडफुल है। ठीक है, इसी तरीके की एक नेक्स्ट स्लाइड है। हाँ जी, देखिए फ्रेशमैन क्लास, क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा, इसमें हम लोग किस तरीके से चीजों को फाइंड आउट करेंगे। देखिए बहुत सिंपली, क्वालिटेटिव डेटा में हम लोगों ने देखा कि एक क्लास है और उस क्लास में हम लोगों को उसकी क्वालिटी बतानी है। क्वालिटेटिव डेटा के आधार पर हम लोगों ने लिखा कि फ्रेंडली डिमेनर्स है, सिविक माइंडेड है, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, पॉजिटिव स्कूल स्पिरिट्स है इनके अंदर। ठीक है, वहां पे हम लोगों ने क्वांटिटेटिव डेटा में क्या ढूंढ पाया कि 672 स्टूडेंट्स हैं टोटल नंबर ऑफ, उसमें 394 गर्ल्स हैं, 278 बॉयज हैं, 68% ऑन ऑनर रोल है, 150 स्टूडेंट्स एक्सेलरेट कर रहे हैं मैथमेटिक्स में। तो ये हम लोगों ने क्वांटिटी के फॉर्म में ये डेटा एकत्रित कर पाया, जबकि हम लोगों ने क्वालिटी के फॉर्म में ये डेटा एकत्रित कर पाया। अब हम लोगों की रिसर्च किस टाइप की है और वो क्या कहती है, उसके लिए वही डेटा यूजफुल रहेगा। तो एक ही क्लासरूम है, वही स्टूडेंट्स हैं, वही उनका सबका कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सभी स्टूडेंट्स की, लेकिन हम लोगों को जिस टाइप की डेटा की डिमांड है हमने वो डेटा उसमें से ढूंढ निकाला। ठीक है, अगली चीज ये एक छोटा सी एक लैंडस्केप है, और इस लैंडस्केप में देखिए आप लोग, इसमें देखिए आप कि इसमें हम लोगों को ऑब्जर्व करना है कि इसमें क्वालिटेटिव एक ऑब्जर्वेशन करना है, एक क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन करना है, और हम लोगों को ढूंढना है कि इसमें क्या चीजें या क्या कौन सा डेटा क्वालिटेटिव डेटा की तरफ ले जाएगा हम लोगों को, कौन सा डेटा हम लोगों को क्वांटिटेटिव डेटा के रूप में ले जाएगा या कैसे मिल सकता है। ठीक,
ये आप लोगों को जब पीपीटी मिल जाएगी तब आप लोग इसमें से देखना, और यही आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग इस पिक्चर को देखना और देखने के बाद में सोचना कि कभी आज की क्लास से पहले कभी एक पिक्चर मुझे मिली होती, क्या कोई मुझसे कहता कि इसमें क्वांटिटेटिव डेटा ढूंढ लो, तो क्या मैं ढूंढ पाता या उस पर हंसता। कुछ कैंडिडेट हंसते भी, कहते कि इसमें क्वांटिटेटिव डेटा क्या है, क्योंकि डेटा तो हम वही चीजें जानते हैं कि जो क्वेश्चनेयर से भरवाया जाता है और उसमें से जो एनालिसिस की जाती है वही डेटा होता है, वही क्वांटिटी के फॉर्म में होता है। एक्चुअली यही है हम लोगों का एजुकेशन का, जो हम लोगों का रिसर्च है उसमें हम लोगों की सोच बहुत सीमित है। हम लोग बाहर जा ही नहीं सकते और जाना चाहते भी नहीं है। तो जा इसलिए नहीं सकते क्योंकि हम लोग जहाँ से चीजों को सीखते हैं वहां से चीजों को किस हिसाब से सीख रहे हैं और उसको किस तरीके से उसकी एनालिसिस कर रहे हैं वो बहुत सीमित है। वो हम लोग जो बुक्स को हम लोग देख रहे हैं, जिन चीजों को हम लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा सीमित है। ठीक, एक इसी टाइप की दूसरी चीज है, आप लोग देख पाएंगे अभी, एक साइक्लोन है और वो किसी रास्ते में आया है, ठीक है, उसमें कुछ चीजें डिस्ट्रॉय हो गई हैं, कुछ चीजों का नुकसान हो गया है, एक गाड़ी जा रही है, क्या क्या चीजें दिख रही हैं वो आप लोगों के सामने दिख रही होंगी। इसमें भी दो ऑब्जर्वेशन करने हैं, एक तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन करना है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन करना है, और उसके आधार पर कुछ चीजें आप लोगों को ढूंढ निकालनी है। ठीक है, तो ये चीजें कैसे ढूंढेंगे ये आप लोगों का दूसरा होमवर्क है। मतलब यही वही चीजें, दो सीन है आपके सामने अलग अलग, एक थोड़ा पीसफुल है और एक थोड़ा ऐस खतरनाक वाला है। तो इन दोनों चीजों को आप लोगों को देखना है और दोनों चीजों में ऑब्जर्व करना है कि हम लोगों के सामने इसमें डेटा दोनों छुपे हुए हैं, लेकिन हम लोग किस तरीके से इसमें ढूंढ निकालेंगे कि हमारे सामने क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा की हम लोग लिस्ट तैयार कर पाए कि किस तरीके का डेटा। ये आप लोग एक बार घर पे मतलब अपने बाद में देखना है इसको क्लासेस के बाद में। अब आती बात डेफिनेशन ऑफ डेटा कलेक्शन। Definition of data collection. Data collection is a systematic process of collecting detailed information about desired objective from selected sample under enrolled setting. ठीक है, क्या है डेटा कलेक्शन? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है डिटेल्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, किसकी फुलफिल करने के लिए, किसको फुलफिल करने के लिए, हमारे ऑब्जेक्टिव्स, जो हम लोगों के रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बने हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी क्या डिमांड है, उनको फुलफिल करने के लिए जो हम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन की तलाश करते हैं और उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं, वो भी सिस्टमेटिक प्रोसेस के साथ, दैट इज डेटा कलेक्शन। ठीक, ये है डेटा कलेक्शन। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे सिर्फ डेटा की और डेटा के टाइप्स की, अब हम बात कर रहे हैं डेटा कलेक्शन क्या है। ठीक है, तो डेटा कलेक्शन क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है और हम उसके आधार पर, इस प्रोसेस के आधार पर हम लोग डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, किसको फुलफिल करने के लिए? अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए, उनकी डिजायर को फुलफिल करने के लिए। तो ये सारी चीजें क्या है हम लोगों की डेटा कलेक्शन है। इस पे हम लोगों की कई सारी टेक्निक्स हैं, कई सारे मेथड्स हैं, वो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे इसके बाद में। लेकिन इसके आगे चलते हैं, हम लोग यहाँ पे सोर्सेज की बात करते हैं, क्योंकि सोर्सेज भी आप लोगों के एक सिलेबस का हिस्सा है कि डेटा कलेक्शन के सोर्सेज क्या होते हैं। एक्चुअली देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग देखें तो प्राइमरी डेटा सोर्सेज और सेकेंडरी डेटा सोर्सेज दो ही टाइप के सोर्सेज होते हैं। टर्सरी एक सोर्सेज जो तीसरा तृतीय बनाया गया है, तो वो क्या है आपके, क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है इसलिए इस पे भी बात कर लेते हैं। लेकिन मुख्य रूप से दो ही प्रकार होते हैं। जैसे कि हम लोग सैम्पलिंग में पढ़ते हैं, एक होता है रैंडम सैम्पलिंग, लेकिन हम लोग उसको किताबों में देखते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल क्या है? मतलब एक सिंपल है एक हार्ड है, ऐसा कुछ है क्या? या टिपिकल है? नहीं, वो सिंपल वर्ड का कोई यूज नहीं है, वो नॉनसेंस है। तो वहां पे हम लोग चीजों को पढ़ते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, नहीं सिर्फ रैंडम सैम्पलिंग, इतना ही काफी। ऐसे यहाँ पे भी प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा ही होता है, लेकिन
क्योंकि क्लासिफिकेशन यहाँ पे एक सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में किया गया है। टर्शरी भी एक सोर्स बनाया गया है, उसको भी देख लेते हैं। प्राइमरी डेटा सोर्सेज, उसमें 2 टाइप देखिए हैं, 2 तरीके से हम लोग प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, या हम लोगों को 2 टाइप के सोर्सेज मिलते हैं। पर्सनल कॉन्टेक्ट ऑब्जर्वेशन इज नीडेड, ऐसे सोर्सेज जहाँ पे हम लोग पर्सनल जाते हैं या कांटेक्ट होते हैं उन सोर्सेज के साथ में, उन यूनिट्स के साथ में जो उस सैंपल का हिस्सा है, और वहां से हम लोग वहां उन लोगों से डेटा कलेक्ट करके लाते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, फेस टू फेस कॉन्टेक्ट विद दी पार्टिसिपेंट इन रिक्वायर्ड इज रिक्वायर्ड, जैसे कि हम लोग क्वेश्चनेयर फिल करवाते हैं और फेस टू फेस कांटेक्ट करते हैं उन लोगों से, या फिर शेड्यूल भरते हैं अपने आप, और उन लोगों से फेस टू फेस कांटेक्ट होता है हम लोगों का। जनगणना में भी जाते हैं हम लोग, डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वहां पे भी यही यूज होता है, फेस टू फेस कांटेक्ट होता है हर एक कैंडिडेट से इंडिविजुअल। तो 2 टाइप से चीजें हो गई, एक तो पर्सनल कांटेक्ट हो गया, लेकिन वहां पे हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम लोग खड़े हुए हैं और उस ग्रुप को या उस यूनिट्स को देख रहे हैं, और हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं कि किस किस टाइप की गतिविधियां हो रही हैं, और उन चीजों को हम ले जा रहे हैं कलेक्ट करके। दूसरा तरीका ये है कि आप इंडिविजुअल हर एक वहां यूनिट से मिल रहे हैं और उनसे डेटा ले रहे हैं, और उस डेटा को आप कलेक्ट करके ले जा रहे हैं अपने रिसर्च के। ठीक है। 2 टाइप के सोर्सेज हो गए प्राइमरी सोर्सेज में, 2 टाइप के सोर्सेज हो गए, फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। एक पर्सनल कांटेक्ट में आ गए, लेकिन ऑब्जर्वेशन के थ्रू, जहां पे आप लोग देख रहे हैं और वहां पे 5 यूनिट है, 10 यूनिट है, 50 यूनिट है, आप सबको देख रहे हैं। लेकिन अगर आपको फेस टू फेस करना है तो उन 50 की 50 यूनिट के साथ में आप एक एक करके उनसे इंडिविजुअल डेटा कलेक्ट करेंगे, चाहे वो क्वेश्चनेयर के फॉर्म में लें। ठीक है। वो क्वेश्चनेयर के फॉर्म में लेंगे तो सबको, चाहे तो वो क्वेश्चनेयर फिल करवाने के लिए सबको बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन आप उनसे पर्सनली कांटेक्ट में आए, चाहे वो पेपर के माध्यम से आए, या इंटरव्यू करेंगे, आप लोग फेस टू फेस करेंगे उन लोगों से। ठीक है। तो ये फेस टू फेस हो गया, एक पर्सनल कांटेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू हो गया। इसी तरीके से हम लोग जब सेकेंडरी डेटा सोर्सेज की बात करते हैं तो वहां पे नो डायरेक्ट कांटेक्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन, हम लोगों को कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना पड़ता है। हम लोगों को कोई चीज कहीं से मिल रही है या वो व्यक्ति आज नहीं है इस दुनिया में और हम लोगों को वहां वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तब भी हम लोग सेकेंडरी डेटा सोर्सेज का यूज कर लेते हैं। और वो इंफॉर्मेशन हम लोगों को किसी दूसरे चीजों के माध्यम से मिलती है। वो क्या क्या माध्यम होते हैं वो अगली स्लाइड में हम लोग बात करेंगे भी। तो वहां से हम लोगों को वो चीजें मिल जाते हैं, प्रोवाइड हो जाते हैं, और हम लोग सेकेंडरी डेटा सोर्सेज, हम लोगों को वहां से डेटा या इंफॉर्मेशन मिल जाती है। टर्शरी सोर्सेज क्या है? ऐसे सोर्सेज जहां पर हम लोगों के पास में प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा की लोकेशन लोकेट होती हो। जैसे कि इसको पढ़िए, सोर्सेज दैट आइडेंटिफाई एंड लोकेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, ऐसी चीजें जहां पे हम लोगों को डेटा, चाहे वो प्राइमरी फॉर्म में पढ़ा हो या सेकेंडरी फॉर्म में पढ़ा हो, लेकिन हम लोगों को उसके लिंक्स मिल रहे हैं, उनकी लोकेशन मिल रही है, वो अलग अलग, उसके भी अलग अलग हम लोगों के तरीके हैं, वो हम अगली स्लाइड में देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले प्राइमरी डेटा कलेक्शन। प्राइमरी डेटा कलेक्शन में कुछ टाइप्स हैं। एक तो इन पर्सन सर्वे, ठीक है, आप कुछ क्वेश्चंस आंसर के फॉर्म में हम लोग किसी से कोई सर्वे करवा देते हैं और वहां से हम लोगों को कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है डेटा के फॉर्म में, तो हम लोगों को मिल जाती है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हम लोग बात कर चुके हैं, हम किसी ग्रुप को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप की यूनिट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और वहां से हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हम लोग उसको नोट डाउन करके उसको डेटा के फॉर्म में ले जा रहे हैं अपनी रिसर्च के लिए। हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे हैं और इंटरव्यू से हम लोगों को 50 कैंडिडेट्स हैं, हम लोगों ने 50 के साथ में इंडिविजुअल हम लोग पर्सनल कांटेक्ट में आए और वहां से हम लोगों ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी और हम लोग उस इंफॉर्मेशन को डेटा के फॉर्म में अपनी कहाँ ले जा रहे हैं, रिसर्च के लिए ले जा रहे हैं। फोकस ग्रुप, कोई भी हम लोगों के पास में ग्रुप है और हम लोगों को उससे डेटा कलेक्ट करना है, तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स के हम लोग काम करते हैं, हम लोग उनसे
क्वेश्चनेयर फिल करवा सकते हैं, कोई सी चीजें कुछ कोई क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम लोग कोई क्वेश्चंस या कोई हम लोगों को कोई क्वालिटेटिव डेटा चाहिए तो हम लोग किसी चीज पे उनको ऐसे लिखवा सकते हैं और वो हम लोगों के पास में सभी लोगों के 50 लोगों के अलग अलग विचार आ गए और उन विचारों के आधार पे हम लोगों को एक डेटा मिल गया, वो डेटा हम लोग अपने रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गई बात प्राइमरी डेटा कलेक्शन की। दूसरी चीज क्या आती है कि प्राइमरी डेटा को हम दूसरे तरीकों से भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि पोस्टल मेल के थ्रू कर सकते हैं। हम किसी को अपना ही ये कंडीशन कब की है, ये कंडीशन जब हमारी जो सैंपल हो वो मास सैंपल हो, बहुत बड़ा सैंपल है हम लोगों को, तो हम लोग जाहिर सी बात है वहां पे हर जगह अपने आप नहीं जा सकते, लेकिन वो प्राइमरी डेटा सोर्सेज ही कहा जाएगा क्योंकि हम अपने आप भेज रहे हैं उसको पोस्टल मेल। ठीक, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं जो हम लोग जीमेल वगैरह का यूज करते हैं, उसके थ्रू भेज सकते हैं और उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, डेटा के फॉर्म में हमें वो मिलेगी। टेलीफोन से बात कर सकते हैं या टेलीफोनिक इंटरव्यू ले सकते हैं किसी व्यक्ति विशेष का और वहां से हम लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी डेटा के फॉर्म में। वेब बेस्ड सर्वे जो कि आजकल होते हैं, कोई भी वेबसाइट पे आप लोग खोलते हैं तो आप लोगों को कुछ वो वेबसाइट कुछ सर्वे करा रही, क्वेश्चन पूछेगी या कोई रेटिंग देने के लिए कहेगी, आप लोग उसको देते हैं और उनके पास में वो डेटा प्रोवाइड हो जाता है। जैसे कि हम लोग किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तब भी हम लोगों को कोई खरीदारी करने के बाद में क्या करते हैं, वो हम लोगों से एक फीडबैक लेते हैं और फीडबैक लेने के बाद में हम लोग उनको रेटिंग करते हैं। रेटिंग के बाद में वो उनके पास में वो इन्फॉर्मेशन मिल गई और इन्फॉर्मेशन वो पर्टिकुलर उस सेंटर की इन्फॉर्मेशन उनके पास में चली गई और उन्हें पता लग गया कि ये हम लोगों की चीजें कैसी चल रही, या किसी ब्रांड की हम लोग यूट्यूब पे हम खोलते हैं तो किसी ब्रांड की हम लोगों को देखते हैं कि सर्वे चल रहा होता है और उस सर्वे का हम लोगों को आंसर करना होता है, उन लोगों को वो डेटा मिल जाता है, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है। तो इस टाइप के भी चीजें जो हम लोग रिसोर्सेज की बात करें, सोर्सेज की बात करें, तो वो भी हम लोगों के लिए प्राइमरी डेटा कलेक्शन ही कहा जाएगा। अगली चीज आती है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। सेकेंडरी डेटा कलेक्शन क्या होता है, जिसमें हम लोगों की कोई भी जियो है, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो हम लोगों को मिल गई, हम लोगों को हिस्टोरिकल एंड स्टेटिस्टिकल डॉक्यूमेंट्स मिल गए, वहां से हम लोगों को कोई डेटा मिला, तो वो सेकेंडरी डेटा है क्योंकि वो हमने नहीं भेजा था ना, हमने उन चीजों के लिए कोई प्रयास किया। हम लोगों ने तो जब प्रयास किया जब वो डेटा ऑन रिकॉर्ड आ गया था या ऑन पेपर आ गया था, तब हम चीजों को उसको लेने पहुंचे, तो हम लोग उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए, हम लोगों ने ना ऑब्जर्व किया उसको, हम लोगों ने तो बाद में उस डेटा क्या था उस डेटा में, तो वो चीजें देखी। तो ये भी हिस्टोरिकल एंड स्टेटिस्टिकल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू मिल गया। पब्लिक रिकॉर्ड्स कोई है जो वेबसाइट्स पे पड़े हुए हैं या कहीं चीजों पे पड़े हुए हैं, वो हम लोगों को कहीं मिल जाते हैं या हम लोगों के लिए अपनी रिसर्च के लिए फायदेमंद है, तो वो चीजें मिल जाती हैं, तो हम लोगों के लिए वो भी सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के सोर्सेज हैं। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स कोई मिल जाता है तो भी हम लोगों के लिए वो सेकेंडरी डेटा कलेक्शन है, या अनपब्लिश डेटा मिलता है। यहाँ पे अनपब्लिश डेटा इसलिए लिखा गया है, कुछ लोग ये सोचेंगे कि जो डेटा पब्लिश हो जाता है वही क्या सेकेंडरी डेटा है, ऐसा नहीं है। जो डेटा किसी दूसरे ने क्रिएट किया है या जो दूसरे ने उसमें पूरी मेहनत जुटाई है, हम लोग तो उस डेटा पका पकाए डेटा को लेने गए, तो वो सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, सेकेंडरी डेटा सोर्सेज है। तो वो अनपब्लिश जरूर है, पब्लिश नहीं हुआ, लेकिन किसी दूसरे का बना हुआ है वो डेटा, दूसरे ने ऑब्जर्व किया था, दूसरे ने क्वेश्चनेयर फिल करवाया था, दूसरे ने इंटरव्यू कंडक्ट किया था, उसके थ्रू वो डेटा मिला है। तो हम लोगों ने तो उस डेटा तक हम लोगों ने पहुंचे हैं, पहुंच बनाई है और वो डेटा हम लोगों को मिला और उस डेटा को हम लोगों ने यूज किया अपनी रिसर्च में, बस वो अनपब्लिश्ड है। ठीक है, आगे चलते हैं। टर्शरी डेटा कलेक्शन क्या है, ये तीसरा वाला डेटा कलेक्शन आता है। बिब्लियोग्राफीज में मिल सकता है हम लोगों को, जो बिब्लियोग्राफी देखते हैं हम लोग देखते हैं ये थीसिस, पर्टिकुलर थीसिस यहाँ इस यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे रिसर्च हुई है इस टाइप की, या ये पेपर यहाँ पब्लिश हुआ है, इस जर्नल में पब्लिश हुआ है। इंडेक्स क्या क्या था, इंडेक्स ये वहां से चीजें, कोई अब्स्ट्रैक्ट मिल जाता है हम लोगों को, इंसाइक्लोपीडियाज मिल जाती हैं हम लोगों को, या बायोग्राफिकल डिक्शनरीज होती हैं, या अदर कोई भी रिसोर्स होता है जो इस फॉर्म में होता है, जो लोकेशन बताता है किसकी, प्राइमरी डेटा की और सेकेंडरी डेटा की,
तो इस टाइप के जो डेटा होते हैं वो हम लोगों के लिए टर्शरी डेटा सोर्सेज होते हैं, और जब इसका हम लोग कलेक्शन करते हैं तो टर्शरी डेटा कलेक्शन कहलाता है। ठीक, इतनी बात आज हम करते हैं, और ये बातें जो हैं हम लोगों के लिए वो रिसर्च के लिए बहुत जरूरी और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। और मुझे लगता है ये टॉपिक बहुत जरूर छोटा था, लेकिन इसकी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, और चीजें इतनी इम्पोर्टेंट थी कि हम लोग जब फर्दर कहीं डेटा कलेक्शन के लिए जाते हैं या डेटा जैसे कहीं पे भी शब्द का यूज करते हैं, तो हम लोगों को ये पता होना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली डेटा होता क्या है, डेटा के टाइप्स क्या हैं, हाँ, डेटा कैसे यूजफुल रहेगा हम लोगों के लिए, उसके लिए क्या क्या डेटा की इम्पोर्टेंस क्या है उसकी इम्पोर्टेंस। तो वो इम्पोर्टेंस जब हम लोगों को नहीं पता होगी, क्योंकि हम लोग सीमित सोचते हैं, तो शायद उस वजह से डेटा का सही रूप नहीं जान पाते। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतनी देर सुना। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया क्लास रही। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you so much. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। वेलकम। Namaste, sir. नमस्कार। सर वांट टू आस्क समथिंग, सर कुछ पूछना चाहते थे आपसे। जी बताइए। Thank you, sir. सर बस एक बेसिक क्वेश्चन है,